हमने भूमि और मृदा पढ़ा, अगला रहेगा हमारा जल संसाधन। तो यह एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। क्या? जल। यानी जल है वो एक इस प्रकार से विश्व के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल है। ठीक है। जल का उपयोग हम नए क्षेत्रों में, नए उद्योगों में, हर क्रियाकलापों में जल का उपयोग हम लेते हैं। ठीक है। और देखा जाए तो हमारे स्थल वाला भाग है वो 29% है और लगभग 71 यानी 71% भाग पर क्या है? जल है। ठीक है। सर्वाधिक जल है, लेकिन फिर भी जल, इसमें ये भी कह रखा है कि जल नवीकरणीय संसाधन है, यानी जल पुनः बनता रहता है। ये जल चक्र चलता रहता है। यानी नदी का पानी भाप के द्वारा आसमान में जाता है, बादल बनते हैं, वापिस जल होता है, यानी इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि हमें जल बचाना चाहिए, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि हमें जल जितना हो सके, बूंद बूंद टपकता है ना, उसको भिगोना चाहिए। आप कहेंगे कि जल तो इतना सारा है, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों कहते हैं? यानी जल का हमें ना उपयोग लेना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी जितना जल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको बर्बाद करना चाहिए। बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जल संकट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जल एक क्या है? प्राकृतिक है और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब है नवीन, यानी पुनः बन सकता है, बनता भी है। नदियों के द्वारा जब वापस जल आता है तालाबों में या नदियों में, भाप के द्वारा उठता है, बादल जब बरसते हैं वापस नदियों में पानी आता है, इस प्रकार चलता रहता है। तो ये प्रकार क्या हो गया? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? जल है। ठीक है। और अब जल को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक जो इसका भाग है वो है लवणीय जल। लवणीय जल का मतलब है जो समुद्र के अंदर जितना भी जो पानी है, जल है, उसमें क्या होता है? लवण होता है। यानी ठीक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है। वो पानी क्या है? वो जल क्या है? पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। हाँ ठीक है, वहाँ के जो जीव जंतु है वो उसके अंदर रहते हैं, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है और ना ही उस जल को मानव के उपयोग में, कार्य में लिया जा सकता है। हालांकि अभी इजराइल है या अन्य कुछ देश है जो जल का उपयोग करने के लिए नई तकनीक से उस खारे जल को मीठा जल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्य हो भी जाए। ठीक है। तो जल दो प्रकार का होता है। एक होता है लवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा होती है, दूसरा होता है अलवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं होता है। तो इसको हम साधारण भाषा में जानते भी हैं। जिस लवणीय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खारा जल। और जो अलवणीय जिसमें नमक नहीं होता उसको बोलते हैं मीठा जल होता है। ठीक है। तो खारे जल को तो मानव उपयोग में नहीं ले सकता, लेकिन जो मीठा जल है यह मानव उपयोग में लिया जा सकता है। इसका मानव उपयोग करता है। जो पूरे इस जल का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में जो अलवण जल है यानी जो मीठा जल है, वो केवल 2.7% भाग पर ही मीठा जल, पीने योग्य जल, मीठा जल है वो उपलब्ध है। और बाकी सारा जल क्या है? खारा जल है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक मान लीजिए पूरा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है ना, 3/4 हिस्सा, यानी 3/4 हिस्से पर तो जल है वो क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें केवल और केवल 2.7% जल पीने योग्य है या मीठा जल है। इतना 3/4 भाग है वो पूरा पृथ्वी पर जल से ढका होने के कारण इसको एक नया नाम भी देते हैं। कई बार क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं या इसको जल ग्रह के नाम से भी हम पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि 3/4 भाग पर क्या है? जल है। और 3/4 जल है, लेकिन 2.7% भाग पर ही केवल मीठा पानी है। और उस 2.7 का 70% भाग तो क्या है? हिमालयों में जो बर्फ के जो पर्वत हैं, उनमें जो ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, वहाँ बर्फ के रूप में जमा पड़ा है। तो कहने का मतलब है हमारे लिए तो 1.7% जल भी क्या है? उपयोग में नहीं है, लेकिन केवल 1% जल ही क्या है? पीने योग्य जल है। ठीक है। वो 1% जल जो पीने योग्य है वो ही नदियों में, झरनों में झीलों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। यानी ये हमने इसके बारे में जाना था। ठीक है। केवल 1% क्या है? पीने योग्य, जो भी क्या है? नदियों में, झरनों में, कुओं में और भूमिगत जल है। ठीक है। अब हम जानेंगे ये जल है वो कैसे बनता है। इसके लिए हम यहाँ से आपको समझ लिया कि ये एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है और भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर जल से ढका है, इसलिए इसको नीला ग्रह या जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसको? जल संसाधन को। जल दो प्रकार का होता है, अलवणीय और लवणीय। ठीक है। अभी वर्तमान में जो अलवणीय जल है केवल 1% हम काम में लेते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जल कैसे बनता है। ठीक है।
जल जो एक नवीकरणीय संसाधन है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम बर्बाद करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को जल के लिए संकट करना सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये किसी नदी का या तालाब का पानी है, ठीक है, इसमें जल है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर जब गर्म हवा आएगी, क्या आएगी, गर्म हवा आएगी, तो यहाँ का जो जल है वो भाप बनकर क्या करेगा, हवा के साथ भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाप बनकर उड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बादलों का निर्माण होगा, और बादलों में जब जल भरेगा पुनः एक बार यहाँ पर जब तापमान में वृद्धि होगी तो पुनः ये बरसात के रूप में क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे, बारिश करेंगे, और बारिश करेंगे तो पुनः बारिश नदियों के रूप में पानी जमा हो जाएंगे। इस प्रकार का जो जल चक्र चलता है, सामान्य पानी या जल जो बनता है वो जल चक्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, हमने जाना कि जल कैसे बनता है, यानी एक जल चक्र होता है, नदी का पानी भाप बनकर वापस उठता है, नदी समुद्र का पानी है वो भाप बनकर उठता है और पुनः बादलों के रूप में जमीन में बरसता है, ये कंटिन्यू इसका चक्र है, चलता रहता है। अब हम जानेंगे जल उपलब्धता की समस्या वर्तमान में क्या है। क्या है जल उपलब्धता की समस्या या समस्याएं, इसकी कौन कौन सी समस्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या है कि अलवणीय जल या मीठा जल, अलवणीय जल या मीठा जल न तो हम बढ़ा सकते हैं और न ही इसको घटा सकते हैं, ये स्थिर है, यानी 1% जो जल है वो निश्चित रूप में जल चक्र के माध्यम से बना रहता है, चलता रहता है, क्योंकि न इसको बढ़ा सकते और न इसको घटा सकते हैं। ठीक है, ये जल चक्र के दौरान निरंतर क्या रहता है, जल चक्र के माध्यम से निरंतर ये गतिशील रहता है। ठीक है, ठीक है, तो पृथ्वी पर अलवणीय जल जो होता है वो ना तो घटता है ना बढ़ता है, और जल चक्र के माध्यम से वो क्या रहता है, गतिशील रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जल उपलब्धता की आज वर्तमान में जो समस्या आ रही है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पहला कारण है वो है जो जल स्रोत है, जो जल स्रोत है, जल स्रोतों का सूखना। क्या है, जो जल स्रोत है जैसे कुएं है, नदी है, तालाब है, बावड़ी है, उनका सूखना। कैसे, मान लीजिए इस प्रकार से कोई कुआं है, ठीक है, वहाँ पर पानी है, कंटिन्यू हम पानी को निकालते रहे प्यास के लिए या अन्य किसी गतिविधि के पानी को हम बराबर उसमें उपयोग करते रहे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कुआं सूख जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, जो पानी की उपलब्धता को क्या करेगा, कमी करेगा। ये भी एक क्या है, जल स्रोत का एक साधन। मान लीजिए दूसरा एक भाग है, यहाँ पर मान लीजिए कोई नहर है, ठीक है, नहर का पानी खेतों में कृषि करने के लिए या अन्य जैसे कोई मान लीजिए जो शहरी जहाँ पर जल की कमी है वहाँ उन शहरी को जल आपूर्ति करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जो फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्रियों से जब जहरीली इस जल के साथ पर जब जहरीला जल मिलता है, रासायनिक युक्त जल मिलता है, अनेक प्रकार से कीटनाशक, अनेक प्रकार से प्रदूषित जल मिलता है, तो धीरे धीरे नहरों का जो पानी है वो क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है या अन्य कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं रहता है। ये भी जल उपलब्धता की क्या है, एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, उसी प्रकार से नदियों का अगर पानी है वहाँ पर बराबर मात्रा में फैक्ट्री से आने वाला जो जहरीला जो पानी है वो मिलता है, वो भी पानी क्या होता है, हम प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहला तो ये कारण हो गया। ठीक है, दूसरा होता है जल की उपलब्धता की समस्या में वो होता है, दूसरा जो कारण है वो है, पहला हो गया जल स्रोतों का सूखना और दूसरा है वर्षा की विविधता। ये वर्षा की विविधता क्या होता है, ध्यान से इसको समझेंगे।
वर्षा की विविधता का मतलब है कि कई क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, बरसात होती है, जितनी आवश्यकता होती है उससे कई गुना ज़्यादा बरसात होती है, जहाँ से कई बार क्या होती है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, कई ऐसे क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पर तो बरसात 1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कहीं पर एकदम सामान्य रूप से बरसात होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, कहीं पर मध्यम होती है। तो ये जो वर्षा की विविधता होती है, उस वर्षा की विविधता के कारण ही जल की उपलब्धता में क्या होती है, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगला है इसका जो कारण है वो है जल स्रोतों का सूखना के बाद में जल जो स्रोत होते हैं, जितने भी जो कुएं, तालाब, नदी, बावड़ी है, उनको क्या जल स्रोतों का सदूषण होना। सदूषण या प्रदूषण एक ही चीज़ है, यानी आज भी मानवीय अपने क्रियाकलाप के कारण, अपने विकास के कारण इन जल स्रोतों को सर्वाधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, जो आने वाले समय में हमें क्या करती है, जल के खिलाफ एक प्रकार का संकट का सामना करना पड़ेगा, हमें संकट झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जल को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया। ठीक है, ये हमने कुछ जल की उपलब्धता की समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा की है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आज मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं कि हमें जल संरक्षण, यानी आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे। जल संरक्षण के उपाय बताओ। कितने बताने उपाय? जितने आप लिख सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। जल संरक्षण के उपाय बताए कि हमें जल को बचाना चाहिए, तो हमें जल को किस प्रकार से बचाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जल वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो अगला हमारा पार्ट रहेगा प्राकृतिक जल संसाधन, उसके बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक वन्य जीव संसाधन में हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न ये रहेगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ये नाम देखो, जैव विविधता, या ये जो नाम है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि जैव मंडल किसे कहते हैं। अब हमने देखो भूमि पढ़ लिया, मृदा को पढ़ लिया, जल को पढ़ लिया। अब हम प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो आपके लिए भी ये समझने का काम है कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संक्रांत क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। जैसे ये वाला जो भाग है वो स्थल मंडल है, यहाँ पर हम रहते हैं। मनुष्य है वो रहता है, अपना घर बनाता है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे करता है, सारा काम स्थल पर करता है। तो वो हो गया स्थल मंडल जहाँ पर जीवन संभव है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है, वनस्पति, वन्य जीव जंतु सभी प्रकार के जो भाग है वो स्थल भाग में रहते हैं। उसके बाद में एक जो इधर वाले भाग में जिस प्रकार से जो पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, वायुमंडल में जो पक्षी विचरण करते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में अनेक प्रकार की जो गैसें होती है वो भी पाई जाती है, जिसके माध्यम से बरसात भी होती है। कई बार इस प्रकार क्रियाओं के माध्यम से चलता है। और दूसरा जो भाग है वो है जल मंडल। ठीक है, जो जल मंडल होता है वहाँ पर जल में भी अनेक प्रकार के जीव होते हैं, वो रहते हैं। जैसे मछली है, मगरमच्छ है, या अनेक प्रकार की जो कछुए हैं, यानी वनस्पति है, वो भी जल में मिलती है। तो यानी इस प्रकार का एक चक्कर क्या होता है, इन तीनों से क्या होता है, जुड़ा रहता है, एक चक्कर चलता है। ठीक है, और तीनों में क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संक्रांत क्षेत्र,
संकरा क्षेत्र का मतलब है एक निश्चित क्षेत्र होता है। स्थल का मतलब यह नहीं है कि स्थल का भाग कौन सा, ऊपरी वाला भाग, ना कि एकदम जमीन के पाताल वाला भाग नहीं होता है। जलमंडल में कौन सा जलमंडल वाला भाग, एकदम जो जल के मध्य वाला भाग है उस जलमंडल के, ना कि पूरा था जलमंडल की बात कर रहे हैं। वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल का जो निम्न स्तर वाला भाग है वो है, ना कि पूरा ब्रह्मांड की हम बात करते हैं। तो एक प्रकार से निश्चित रूप से ये जो चक्र है, ये जो क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और जैव मंडल में क्या है, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर सूर्य की मात्रा, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुँचती है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जो ऑक्सीजन है वो जीवों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा मिलती है, तो इसको हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला है पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो पारितंत्र क्या होता है, सभी जो जीवित प्राणी है ना, उनको जीने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखूँ तो मान लीजिए मान लीजिए चूहा है, वो चूहा छोटे मोटे अन्य जीव जंतु या जो अनाज होता है उसको खाता है। ठीक है, मेंढक जो होता है वो भी जल में रहता है, अनेक प्रकार जो कीट पतंग उनको खाता है। लेकिन सांप है वो चूहे को, मेंढक को खाता है, और बाज है वो चूहे खाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं हूँ तो मैं मतलब रोटी पर निर्भर हूँ, तो वो खाना को कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं मान लीजिए किसान होता है तो खेत में भी उस चीज़ को ले आता है, मैं तो बाजार से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो एक दूसरे की वस्तुओं पर निर्भर रहना ही क्या कहलाता है, पारितंत्र का एक प्रकार से वो क्या है, हिस्सा है। यानी सभी जीवित प्राणी एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तथा एक दूसरे से क्या है, संबंध रखते हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। यानी जैसे कोई जैव है और अजैव है, यानी जैविक और अजैविक जो आवरण है, वो आवरण के कारण ही हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मान लीजिए पत्थर है, वो क्या होता है, अजैविक होता है। पत्थरों के नीचे अनेक प्रकार के छोटे मोटे जीव रहते हैं, तो वो उनसे क्या रहते हैं, संबंध रहते हैं। तो इस प्रकार के आवरण को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये इसके बारे में जाना, यूज करना है सब, तो हमने ये जाना। अब हम जानेंगे वनस्पति जो है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो वनस्पति कितने प्रकार की होती है उनके बारे में जानेंगे। वनस्पति के जो मुख्य प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो जो वनस्पति है वो वनस्पति होती है, वो क्या होती है, तापमान, जो वनस्पति है वो तापमान और आर्द्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। वनस्पति तापमान में आर्द्रता के अनुसार मुख्यतः 4 भागों में बंटी होती है। कितने भागों में इसको वर्गीकृत करते हैं, 4 भागों में उसको हम बांटते हैं। पहले जो है वो है, उसको हम बोलते हैं वन आधारित। ठीक है, दूसरी है उसको हम सामान्य क्या बोलते हैं, घास स्थल। ठीक है, और तीसरी है जिसको हम सामान्य क्या बोलते हैं, गुल्म, और चौथी है उसको बोलते हैं टुंड्रा। आइए हम तापमान व आर्द्रता के अनुसार इसको बांटते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले वन का मतलब है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भारी वर्षा होती है। अब जहाँ पर भारी वर्षा होती है तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल होता है, और वो जल क्या करता है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा वनों के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ठीक है, इस क्षेत्रों में क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इन क्षेत्रों की हम बात करते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में क्या होती है, बरसात होती है। दूसरा ऐसा स्थान है वहाँ पर क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा होती है, जितनी वर्षा इनको चाहिए उतनी हो जाती है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक मात्रा में जो घास के मैदान है उनका निर्माण होता है, जैसे वेल्डास है, पंपास है, कंपास है, अर्जेंटीना के अंदर जितने भी जो घास के मैदान हैं, ठीक है, प्रेरी है सहारा के अंदर, ये सभी जो घास स्थल हैं वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। सामान्य छोटे मोटे क्या होती है, वनस्पति इसमें दिखाई देती है। ठीक है, अगला है गुल्म। गुल्म नाम की जो वनस्पति होती है वो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर बरसात बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, जैसे अपना रेगिस्तान की बात करें, ठीक है, रेगिस्तान कैसा है, शुष्क प्रदेश होता है। ठीक है, तो शुष्क प्रदेशों में क्या होती है, शुष्क प्रदेशों में बरसात एकदम न्यून होती है,
और वहाँ की जो वनस्पति है, उस वनस्पति की जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत ही मात्रा में नीचे रहती है, और अपने जड़ों की सहायता से नीचे वाली जो नम भूमि होती है उनके माध्यम से वो जीवित रहते हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसमें विशेष रूप से कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, जो कंटीली झाड़ियाँ होती है, कांटेदार, जो आपने भी नागफनी नाम का जो पौधा कभी आपने उसको देखा होगा, उसमें कांटे लगे होते हैं, तो वो इस प्रकार के जो होते हैं वो गुल्म के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है टुंड्रा। टुंड्रा यानी शीत व ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति को हम टुंड्रा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी ध्रुवीय व शीत क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, वहां पर देवदार के वृक्ष इस प्रकार से मिलता है, आपने कभी देखा होगा इस प्रकार से, बहुत लंबे में होता है। या जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर टुंड्रा नामक वनस्पति पाई जाती है। यानी कहने मतलब है शीत व ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा। तो फिर से देखेंगे, वनस्पति मुख्य रूप से तापमान व आर्द्रता के अनुसार 4 प्रकार की होती है। पहले होती है वन, दूसरी होती घास स्थल, तीसरी होती गुल्म और चौथी टुंड्रा। वन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर भारी वर्षा होगी और वहां पर सर्वाधिक मात्रा में घने वन होंगे। दूसरा है घास स्थल, वहां होंगे जहां पर बरसात कम होगी लेकिन सर्वाधिक मात्रा में वो बड़े बड़े घासों के मैदान है, वो वनस्पति के रूप में जाने जाएंगे। अगला है गुल्म होती है, जो शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, कांटे रूप या कंटीली झाड़ी के रूप में वहां पर वनस्पति पाई जाती है। और अगला जो इसका चौथा भाग है वो टुंड्रा है, वो ध्रुवीय वो शीत क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो हमने देखो पूरे पाठ में भूमि पटली, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, और अगला जो है वो है वन्य जीव संसाधन। लास्ट हमारा टॉपिक है, उसको भी एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि वर्तमान में वन्य जीवों के लुप्त होने के कारण को समझाइए। इस प्रश्न पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि वर्तमान में जो वन्य जीव लुप्त क्यों हो रहे हैं। वन्य जीव लुप्त इसीलिए हो रहे हैं कि एक तो पहला कारण वो अनाधिकार शिकार करना। क्या है, बिना अधिकार के लोग क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को मार देते हैं जो पूर्ण रूप से सरकार मना ही करती है। ठीक है, अधिकार में नहीं है, अधिकार में है उनका तो शिकार अगर करें तो एक अलग बात होती है, लेकिन बिना अधिकार से ही उन जानवरों को मारना, ठीक है, और इस प्रकार के जानवरों से मारने के कारण धीरे धीरे जो वर्तमान में कुछ ऐसे पशु हैं वो लुप्त होने के कगार हो गए। जैसे अगर बात करें तो भारतीय गेंडा है, वर्तमान में जो कांजीरंगा जो अभयारण्य है अपना, कांजीरंगा अभयारण्य का जो गेंडा है उस गेंडे का शिकार वर्तमान में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका जो सींग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वही अगर दूसरा देखें, उड़ीसा के अंदर जितने भी जो अभयारण्य है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, और हाथी दांत के लिए भी वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में इन वन्य जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझ रहे हैं कि इस प्रकार से अनाधिकार क्षेत्रों में शिकार करके और उन जानवरों को मारना। ठीक है, दूसरा है पशु से चमड़ा, यानी गेंडे के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में उसकी जो चमड़ी होती है बड़ी मोटी होती है, और उस चमड़ी को प्राप्त करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, उनका गैर कानूनी रूप से उनका व्यापार करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा हमें नाखून, जैसे हाथी है तो उसका दांत, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी पंखों के द्वारा, और ये जो सींग है उन सींगों के द्वारा भी अनेक प्रकार से वहाँ पर गैर कानूनी रूप से उनका व्यापार होता है। एक तो होता है देखो कानूनी। कानूनी का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी वन में कोई जानवर मर गया है तो उसके अंदर क्या करते हैं, कानून के रूप में उनकी क्या है, रीति भी सामग्री होती है वो शायद निकाल भी लेते हैं। और कई बार ना अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय पशु है या कोई एकदम प्रमुख पशु है तो उसको क्या कर देते हैं, बुरा भी जाता है, अंत्येष्टि भी कर देते हैं। ठीक है, और कानूनी रूप से अगर चाहे तो उस पशु को हम अलग अलग प्रकार से ये सारी चीज़ें उनको निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर यही कार्य गैर कानूनी रूप से करते हैं तो वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में होने के चलते आज वन्य जीव क्या है, लुप्त होने की कगार में आ गए। इसलिए हमने इस एक प्रश्न में ये समझना है कि वन्य जीवों के लुप्त होने के कारण क्या है। वर्तमान में जो एक रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक, वो रेड डाटा बुक हर वर्ष आंकड़ा जारी करती है। ये आंकड़ा उन संकटग्रस्त पशुओं की, पक्षियों की लिस्ट जारी करती है जो वर्तमान में क्या है, लुप्त होने के कगार पर है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे पाठ को समझा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक व वन्य जीव संसाधन, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगला हम जो तीसरा पार्ट है जल्द ही आपके सामने लाने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।